हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डाइंग डिक्लेरेशन मृत्युकालीन कथन पर आधारित मेंस एग्जाम मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न उत्तरों को डिस्कस करेंगे, जो कि सभी राज्यों की न्यायिक परीक्षाओं एवं एपीओ एवं जो अदर्स लॉ के एग्जाम हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन मृत्युकालीन कथन। इस टॉपिक से रिलेटेड मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं उनको हम लोग एक दृष्टि में देख लेते हैं, फिर उसके बाद 1 बाय 1 आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मृत्युकालीन कथन कहते किसे हैं। मृत्युकालीन कथन का साक्ष्य के रूप में क्या महत्व है। मृत्युकालीन कथन के आधार पर ही अभियुक्त को दोषसिद्धि माना जा सकता है। निर्णयों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। मृत्युकालीन कथन किसे कहते हैं। साक्ष्य के रूप में मृत्युकालीन कथन की पूर्व विवेचना कीजिए। क्या उसके आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्धि माना जा सकता है। वादों का हवाला दीजिए। मृत्युकालीन घोषणा के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। मृत्युकालीन घोषणा कब सुसंगत होती है। क्या मृत्युकालीन घोषणा दोषसिद्धि का एकमात्र आधार हो सकती है। यदि मृत्युकालीन कथनकर्ता की मृत्यु नहीं होती है तो उसके साक्ष्य मृत्युकालीन कथन का क्या सारवान साक्ष्य है, क्या उसकी अन्य उपयोगिता है, इसको स्पष्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है कि ऐसी 3 परिस्थितियों का उल्लेख करें जिनमें मृत व्यक्ति का जो मृत्युकालीन कथन है वो सुसंगत तथा साक्ष्य में ग्राह्य होता है। परिवाद एवं एफआईआर को कब मृत्युकालीन कथन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से 9 है, प्रॉब्लम बेस है। एक महिला जिसका गला किसी धारदार हथियार से कटा हुआ था, उसने मृत्यु से पूर्व इशारे में बताया कि उसका गला बी नामक व्यक्ति के द्वारा काटा गया था। क्या ए का इशारों के द्वारा किया गया कथन बी के विरुद्ध साक्ष्य में ग्राह्य होगा, इसको स्पष्ट करें। मृत्युकालीन कथन के संबंध में क्या भारतीय विधि में एवं अंग्रेजी विधि में कोई भिन्नता है। स्पष्ट वादों का हवाला देकर के अंतर को बताएं। भारतीय विधि एवं अंग्रेजी विधि में मृत्युकालीन कथन को ग्राह्यता के संबंध में प्रमुख अंतर क्या है, उनको स्पष्ट करें। इसके अलावा भी इस टॉपिक से अन्य प्रश्न भी बन सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो इससे आप सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 में उन व्यक्तियों के कथन जिन्हें साक्ष्य में बुलाया नहीं जा सकता है उनके कथनों के बारे में बताया गया है। तो धारा 32 बेदशाएं को स्पष्ट करती है जिनमें उस व्यक्ति के द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है। जो व्यक्ति मर गए हैं या मिल नहीं सकते हैं या इकतुत समय में न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। तो धारा 32 में उन व्यक्तियों के कथन के बारे में बताया गया है। जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 है वो आवश्यकता के नियम रूल ऑफ नेसेसिटी पर आधारित है, जिसको आवश्यकता के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो धारा 32 की जो महत्वपूर्ण शर्तें एवं परिस्थितियाँ हैं, या यूँ कहें कि जो इसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, तो धारा 32 के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों के कथन चाहे वो मौखिक हों या लिखित हों सुसंगत होंगे। तो जो व्यक्ति मर गए हैं या मिल नहीं सकते हैं या फिर साक्ष्य देने में असमर्थ हो गए हैं या उनकी उपस्थिति न्यायालय में युक्त समय में नहीं हो सकती है, तो निम्नलिखित परिस्थितियों में किए गए व्यक्तियों के कथन हैं वो सुसंगत होंगे। तो कौन सी परिस्थितियों में जो व्यक्ति मर गए हैं या मिल नहीं सकते हैं, साक्ष्य देने में असमर्थ हो गए हैं या युक्त समय में न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकते हैं, तो उन व्यक्तियों के जो कथन है वो निम्नलिखित परिस्थितियों में सुसंगत होंगे। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 में 8 परिस्थितियाँ दी गई हैं। इन परिस्थितियों के अंतर्गत किसी व्यक्तियों के जो कथन हैं, जो व्यक्ति मर गए हैं या मिल नहीं सकते हैं, साक्ष्य देने में असमर्थ हो गए हैं या युक्त समय में न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकते हैं, तो उन व्यक्तियों के कथन जो हैं इन परिस्थितियों में सुसंगत और ग्राह्य माने जाएंगे। तो परिस्थितियों को देख लेते हैं। तो 32(1) में मृत्युकालीन कथन डीडी के नाम से भी जाना जाता है इसको, डाइंग डिक्लेरेशन, तो 32(1) में है। जब कभी भी प्रश्न आपसे पूछा जाए कि डाइंग डिक्लेरेशन भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किस धारा में बताया गया है, तो अक्सर कर लोगों का आंसर आता है कि सेक्शन 32। सेक्शन 32 में नहीं है, बल्कि सेक्शन 32 के सब क्लास 1 में दिया गया है मृत्युकालीन कथन। तो कथनकर्ता का जो कथन है मृत्यु के कारण से संबंधित हो, तो इसके जो कथन होंगे वो इन परिस्थितियों में ग्राह्य और सुसंगत होंगे। 32 सब क्लास 2 जो है 32 की उपधारा 2 कारोबार के अनुक्रम में किए गए हों, 32(3) में हित के विरुद्ध हों और 32(4) लोक अधिकार या रूढ़ी के बारे में हों और 32(5) नातेदारी के अस्तित्व से संबंधित और 32(6) में पारिवारिक
यानी कि जो कि कौटुंब बातों से संबंधित, और 32(7) में धारा 13 के जो खंड ए में संव्यवहार से संबंधित दस्तावेजों में किए गए हों, और 32(8) है प्रसंगत पाठ सुसंगत भावनाएं, जैसे कि भीड़ के कथन आदि जो हैं उनके द्वारा किए गए कथन सुसंगत होंगे और साक्ष्य में ग्राह्य होंगे। तो 32(1) मृत्युकालीन कथन, इसको डीडी के नाम से भी जानते हैं, डाइंग डिक्लेरेशन। इसका क्या अर्थ होता है? तो जब कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के पूर्व कोई भी ऐसा कथन करता है जो ऐसा कथन या तो उसकी मृत्यु के कारण से संबंधित हो या फिर उन परिस्थितियों के बारे में होता है जिन परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई है, तो मृत्युकालीन कथन कहा जाता है। ऐसी मृत्यु जो है हत्या द्वारा या आत्महत्या द्वारा हो सकती है। अतः मृत्युकालीन कथन एक कथन स्टेटमेंट होता है जो कि मरणासन्न व्यक्ति के द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में दिया जाता है या उन परिस्थितियों के बारे में दिया जाता है जिनके कारण उसकी मृत्यु हुई है। 32(1) के अनुसार जो है मृत्युकालीन कथन तब साक्ष्य में ग्राह्य होता है जब वह कथन किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में या फिर उस संव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया है जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हुई है, या तब उन मामलों में जिसमें कि उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रसंगत हो। तो ऐसे कथन जो हैं सुसंगत होते हैं, चाहे वो उस व्यक्ति को जिसने उन्हें किया है या उस समय जब वे किए गए थे तो मृत्यु की प्रत्याशंका थी या नहीं, और चाहे उस कार्यवाही की जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रसंगत होता है, प्रकृति कैसी ही क्यों ना हो, तो 32(1) के अंतर्गत वो ग्राह्य होंगे। तो 32(1) डाइंग डिक्लेरेशन की महत्वपूर्ण जो अपेक्षित शर्तें हैं या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो ये है कि मृत्युकालीन कथन तभी साक्ष्य में ग्राह्य हो सकता है जब निम्नलिखित शर्तों उसमें पूरी होती हैं। तो पहली शर्त ये है कि ऐसे जो कथन है वो मृतक की जो मृत्यु के कारण से संबंधित हों। दूसरा है कि जो मृतक है उसकी मृत्यु का कथन प्रसंगत हो। तीसरा ये है कि संव्यवहार की उन परिस्थितियों के बारे में किया गया हो जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई हो या परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हुई हो। चौथा है कि मृत्युकालीन कथन करने वाले की मृत्यु हो गई हो। और पांचवा ये है कि कथन करते समय मृतक के मन में यह प्रत्याशंका हो या ना हो उसका आवश्यक नहीं है। और छठा ये है कि कथन जो है सिविल एवं आपराधिक दोनों मामलों में सुसंगत होते हों। तो जो मरणों पूर्व यानी कि मरने से पूर्व की जो अंतिम बयान की स्वीकृति है वो इस सूत्र पर आधारित है, नेमो मॉर्चरस प्रेसुमेंटर मेंट्रे। ये जो सूक्ति है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्री एग्जाम में बहुत ज़्यादा इसको पूछा जाता है। तो ये जो 32 सब क्लास 1 पर आधारित है, रूल ऑफ नेसेसिटी पर। इसके संबंध में जो केस ला है, लीडिंग केस है पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर का मामला है, 1939 का केस लॉ है जिसको प्रीवी काउंसिल के द्वारा डिसाइड किया गया था, जिसमें 32(1) डाइंग डिक्लेरेशन से संबंधित लीडिंग केस में ये कहा गया था। इसके जो मुख्य न्यायमूर्ति थे वो लॉर्ड एटकिन थे। उन्होंने निर्धारित किया था कि धारा 32(1) के तहत तुरंत मृत्यु की आशंका का होना जरूरी नहीं है। कथन ऐसे समय भी किया जा सकता है जबकि मृत्यु का कारण पैदा ना हुआ हो और चाहे मृतक का ये ख्याल भी ना हो कि वह मार दिया जाएगा। मृत्युकालीन घोषणा कब ग्राह्य होती है? तो अधिनियम की धारा 32(1) के अनुसार मृत्युकालीन कथन सुसंगत हैं चाहे वे व्यक्ति जिस समय उसकी घोषणा की गई थी मृत्यु की आशंका में रहा हो या नहीं रहा हो। दीवानी मामलों में भी ऐसी घोषणा ग्राह्य है यदि उसमें मृत्यु के कारण या फिर परिस्थितियों के बारे में प्रश्न उठाया गया हो। इसके संबंध में जो केस ला है गिरधर सिंह ताबड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य का मामला है 2002 का। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये अभिनिर्धारित किया कि मृत्युकालीन जो घोषणा है इसके लिए अन्य साक्ष्य द्वारा संपुष्टि आवश्यक नहीं है परंतु साक्षिक मूल्य को देखना भी आवश्यक है। नेक्स्ट जो केसला है उक्काराम बनाम राजस्थान राज्य का मामला है 2002। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया था कि मृत्युकालीन कथनों की ग्राह्यता जो है इस सूत्र पर आधारित है कि मृत्यु शैय्या पर पड़े व्यक्ति के अधरों पर सत्य का वास होता है। यानी मृत्युकालीन कथन के संबंध में ये सिद्धांत है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में निर्णय में मृत्युकालीन कथन के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को भी प्रतिपादित किया है। तो उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रामसागर यादव 1985 का मामला है। इस मामले में ये कहा गया था कि न्यायालय का जो समाधान हो जाता है कि मृत्युकालीन कथन सत्य एवं स्वैच्छिक है तो उसके आधार पर बिना संपुष्टि के व्यक्ति को शुद्ध दोष जो अपराधी है किया जा सकता है। नेक्स्ट जो केसला है मुन्ना राजा बनाम स्टेट ऑफ MP 1976 का केसला है। इस मामले में ये कहा गया कि ये ना विधि का नियम है और ना ही प्रज्ञा का नियम है कि बिना पुष्टि के मृत्युकालीन कथन के आधार पर अभियुक्त व्यक्ति है उसको दोष सिद्धि नहीं किया जा सकता है। इस नेक्स्ट जो केसला था रामचंद्र रेड्डी बनाम पब्लिक प्रोसिक्यूटर
76 का केसला था। इस मामले में ये कहा गया कि न्यायालय को मृत्युकालीन कथन की सावधानी से समीक्षा करनी चाहिए और आश्वस्त होना चाहिए कि कथन सिखाने, पढ़ाने या प्रोत्साहन के परिणाम स्वरूप नहीं किया गया है। मृतक को हमलावरों को देखने और पहचानने का अवसर मिला था और कथन करने के लिए सही स्थिति में था। मृत्युकालीन कथन संदेहास्पद हो वहाँ उसके आधार पर बिना संपोषक साक्ष्य के कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। जहाँ पर मृत्युकालीन कथन में कोई भी संदेह हो तो बिना संपोषक साक्ष्य के उस पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। तो सामान्यतः इस बात की पुष्टि कर ली जानी चाहिए कि मृत्युकालीन जो कथन है करते समय कथनकर्ता की मानसिक स्थिति अच्छी थी या नहीं थी। मृत्युकालीन घोषणा की ग्राह्यता के निम्नलिखित आधार हैं। पहला है कि आवश्यकता, दूसरा है विश्वसनीयता और तीसरा है अन्य साक्ष्यों की कमी। तो कथन का जो लिखित या मौखिक होना, मृत्युकालीन कथन लिखित हो या मौखिक हो, किसी भी तरीके से हो सकता है, जरूरी नहीं सिर्फ लिखित हो या मौखिक हो, किसी भी रूप में हो सकता है। इस संबंध में जो केसला है सम्राट बनाम मोती राम सिंह का मामला है 1937। इसमें प्रिवी काउंसिल ने निर्धारित किया है कि मरणासन व्यक्ति से प्रश्नों के उत्तर में प्राप्त किए गए संकेत उसकी मृत्यु के बारे में मौखिक कथन माने जाएंगे यदि ऐसे कथन का अर्थ न्यायालय पूर्ण रूप से समझ सकता है। नेक्स्ट केस ला था चंद्रशेखर बनाम सम्राट 1937। इसको प्रिवी काउंसिल ने डिसाइड किया था। इस मामले में यह निर्धारित किया गया कि यदि घायल व्यक्ति बोलने में असमर्थ है तो ये अपना जो कथन है वो हाथ या पैर के इशारे किसी से इशारे से बता सकता है। नेक्स्ट केस ला था कोइन बनाम अब्दुल्ला, जो आपको मैंने क्वेश्चन बताया था प्रॉब्लम बेस, ये उसी पर आधारित है। 1985 का मामला है। इस मामले के जो तथ्य थे ये थे कि एक महिला ने जिसका गला किसी धारदार हथियार से काटा गया था, मरने से पहले इशारे से ये इंगित किया कि उसके गले को काटने वाला व्यक्ति बी है। क्या ए के इशारे से किया गया कथन बी के विरुद्ध साक्ष्य में ग्राह्य है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि संकेतों के द्वारा किया गया जो कथन है वो ही साक्ष्य में ग्राह्य होगा। इस मामले में दुलारी एक जो वैश्या थी जिसका गला किसी धारदार हथियार से काटा गया था, होश में होते हुए भी बोलने में असमर्थ थी। कोतवाल, मजिस्ट्रेट और सर्जन के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में उसने घायल करने वाले का नाम इशारे से बताया। इसे मृत्युकालीन कथन माना गया और इसलिए ए के द्वारा इशारे से किया गया कथन बी के विरुद्ध साक्ष्य में ग्राह्य है। साक्षिक महत्व तथा क्या मृत्युकालीन कथन सारभूत साक्ष्य हैं? एविडेंसरी वैल्यू एंड इज डाइंग डिक्लेरेशन ए पीस ऑफ सब्सटेंशिव एविडेंस। यद्यपि कि मृत्युकालीन कथन शपथ पर नहीं किया जाता है और ना ही प्रतिपरीक्षा की जाती है, फिर भी साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होता है। इसका जो मुख्य कारण है कि मरते हुए व्यक्ति से झूठ बोलने की आशा नहीं की जा सकती है। इसके संबंध में जो केसला है रामनाथ बनाम स्टेट 1953 का केसला है। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्धारित किया कि मृत्युकालीन कथन की अतिरिक्त साक्ष्यों के द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। मात्र मृत्युकालीन कथन के आधार पर दंडादेश देना असुरक्षापूर्ण है। परंतु नेक्स्ट जो केसला था खुशहाल राव बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे का मामला था 1985 का। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये निम्नलिखित सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था कि ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि मृत्युकालीन कथन एक दुर्लभ साक्ष्य है, इसका साक्षिक महत्व तो अन्य साक्ष्यों के समान होता है। ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि अतिरिक्त साक्ष्य की संपुष्टि के बिना मात्र मृत्युकालीन कथन के आधार पर अभियुक्त को दंडित नहीं किया जा सकता है। तीसरा ये सिद्धांत प्रतिपादित किया कि मृत्युकालीन कथन का साक्षिक मूल्य प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर होना चाहिए। और चौथा जो सिद्धांत था कि प्रश्नोत्तरों के रूप में मृतक के शब्दों में सक्षम मजिस्ट्रेट के द्वारा अभिलिखित मृत्युकालीन कथन साधारण मृत्युकालीन कथन की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय साक्ष्य होता है। और पांचवा ये सिद्धांत था कि मृत्युकालीन कथन की विश्वसनीयता की जांच मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। यदि एक बार न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि मृत्युकालीन कथन सत्य एवं स्वैच्छिक है तो ये बिना संपोषक साक्ष्य के फिर दो सिद्धि का एकमात्र आधार हो सकता है। ये विधि का एक पूर्ण नियम नहीं है कि मृत्युकालीन कथन एकमात्र दो सिद्धि का आधार नहीं हो सकता है जब तक कि उसकी संपुष्टि न हुई हो। मृत्युकालीन कथन की संपोषक साक्ष्य के द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। ये मात्र प्रज्ञा का नियम है। इस नियम को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित वादों में भी मान्यता प्राप्त की गई है, जैसे कि श्रीमती पाणीबेन बनाम गुजरात राज्य 1992 का मामला, उक्काराम बनाम राजस्थान राज्य के मामले, लक्ष्मण बनाम महाराष्ट्र राज्य का मामला, पीवी राधाकृष्णन बनाम कर्नाटक राज्य का मामला, महाराष्ट्र राज्य बनाम संजय डी राजहंस का मामला, मुत्थु कट्टी बनाम इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस तमिलनाडु राज्य का मामला, कांची कुमारम्मा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1995 सुप्रीम कोर्ट के मामले में ये निर्धारित किया गया कि मृत्युकालीन कथन जो है रिकॉर्ड करने से पहले मजिस्ट्रेट को निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए।
तो मृत्युकालीन कथन लिखने के पहले मजिस्ट्रेट को ये समाधान होना चाहिए कि मृतक की जो मानसिक दशा है ये मृत्युकालीन कथन कर सकता है या नहीं। दूसरा ये था कि उसने अपना समाधान कथन अभिलिखित करने के पूर्व अवश्य रिकॉर्ड किया हो। तीसरा था यदि डॉक्टर मौजूद है तो उसकी राय अवश्य ले लेना चाहिए कि मरीज कथन करने की स्थिति में है या नहीं। अंग्रेजी विधि और भारतीय विधि में मृत्युकालीन कथन के संबंध में क्या अंतर है और किस परिस्थितियों में मृत्युकालीन कथन ग्राह्य होता है। तो कथनकर्ता को पूर्ण रूप से और बिना किसी आशा के मृत्यु का खतरा हो, उसे खतरे का पूर्ण ज्ञान रहा हो तथा कथनकर्ता की मृत्यु भी हो गई हो, परंतु भारतीय विधि में मृत्युकालीन कथन साक्ष्यों में ग्राह्य होता है। चाहे कथनकर्ता को मृत्यु की आशंका रही हो या ना रही हो, खतरे का ज्ञान हो या ना हो, मृत्यु हुई हो या ना हुई हो। इसके संबंध में जो केस ला है भारत बनाम राजस्थान राज्य का मामला है 1981। इस मामले में भारतीय विधि एवं अंग्रेजी विधि है। इन मृत्युकालीन कथन के संबंध में मुख्य अंतरों को बताया गया था कि भारतीय विधि में मृत्युकालीन कथन मृत्यु की प्रातःशंका में किया जाना आवश्यक नहीं है, जबकि अंग्रेजी विधि में ये चीज़ आवश्यक है। तो इसके जो इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस हैं भारतीय विधि और अंग्रेजी विधि में मृत्युकालीन के संबंध में, उनको हम लोग एक नज़र में देख लेते हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो है मेंस एग्जाम में सबसे अधिक बार पूछा जा चुका है। तो इसके संबंध में जो केस ला है भारत बनाम राजस्थान राज्य का मामला है। तो अंतर का जो आधार पहला है कि मृत्यु का वास्तविक खतरा। तो भारतीय विधि में मृत्यु का वास्तविक खतरा कथनकर्ता की कथन करते समय हो ये आवश्यक नहीं है, परंतु अंग्रेजी विधि में कथनकर्ता को कथन करते समय मृत्यु का वास्तविक खतरा उत्पन्न हो ये जरूरी है। खतरे का ज्ञान होना, कथनकर्ता को खतरे का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है भारतीय विधि में, परंतु अंग्रेजी विधि में खतरे का ज्ञान होना चाहिए। मृत्यु, यदि कथनकर्ता की मृत्यु ना हुई हो तो कथन जो है साक्ष्य के रूप में मृत्युकालीन कथन के रूप में ग्राह्य नहीं होगा, परंतु अधिनियम जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 है उसके अधीन साक्ष्य में संपोषक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य हो जाएगा। ये भारतीय विधि में है। लेकिन अंग्रेजी विधि में कथनकर्ता की मृत्यु होना आवश्यक है, यदि मृत्यु नहीं होती है तो साक्ष्य में मृत्युकालीन कथन अग्राह्य होगा। चौथा है कि सिविल विधि में लागू होने का क्या प्रभाव है। तो सिविल एवं आपराधिक दोनों विधियों में मृत्युकालीन कथन भारतीय विधि के अंतर्गत लागू होता है, लेकिन अंग्रेजी विधि में सिर्फ आपराधिक विधि में ही मृत्युकालीन कथन ग्राह्य होता है। सिविल मामलों में अंग्रेजी विधि के अंतर्गत इसको ग्राह्य नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं परिवाद मृत्युकालीन कथन के रूप में कब होंगे, तो इसके संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस ला है के रामचंद्र रेड्डी बनाम पब्लिक प्रोसिक्यूटर 1976 का मामला है। इस मामले में एक घायल व्यक्ति ने थाने में FIR प्रथम इत्तला रिपोर्ट लिखाई और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसकी रिपोर्ट को मृत्युकालीन कथन माना गया। दूसरा जो केस ला था जयप्रकाश बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा 1998 का मामला था। इस मामले में एक घायल महिला के परिवार के स्वरूप का एक कथन पुलिस अधिकारी के द्वारा अभिलिखित किया गया और कथन अभिलिखित करने के बाद महिला की मृत्यु हो गई। बाद में उसी कथन को मृत्युकालीन कथन मान लिया गया। तो FIR को भी मृत्युकालीन कथन के रूप में माना जा सकता है। नेक्स्ट जो केस है पंजाब राज्य बनाम अमर सिंह का मामला है। इस मामले में मृतक के द्वारा मृत्यु से पूर्व अभियुक्त को अलिप्त करते हुए और घटना की परिस्थितियों को विस्तार से देते हुए FIR प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये अभिनिर्धारित किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट को मृत्युकालीन कथन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं परिवाद जो है मृत्युकालीन कथन के रूप में भी ग्राह्य हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लोगों ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डाइंग डिक्लेरेशन मृत्युकालिक कथन पर आधारित मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न उत्तरों को डिस्कस किया। फ्रेंड्स, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है उन लोगों के लिए जो लोग बिहार APO मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना ये है कि जो लोग बिहार APO मेंस एग्जाम मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल के लिए उन लोगों के लिए ऑफर के तौर पर ज्वाइन ऑप्शन में जाना है उनको। और जैसे ही ज्वाइन ऑप्शन में जाएंगे तो उनको एक गोल्डन स्टैंडर्ड प्लान 799 का दिखेगा, तो उसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको बिहार APO मेंस एग्ज़ाम के कंप्लीट नोट्स की PDF, स्पेशल वीडियोज और सभी जो 7 पेपर्स हैं उनके स्पेशल नोट्स मिल जाएंगे। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि बिहार जुडिशरी मेंस एग्ज़ाम की डेट क्लियर हो गई है, जुलाई में कंफर्म है, और मे भी हो सकता है कि बिहार APO का जो एग्ज़ाम है वो अगस्त में करा लिया जाए। तो आप लोगों के पास सिर्फ ज़्यादा समय नहीं है,
तो कम समय में तैयारी करने के लिए आप लोग कंप्लीट स्टडी मटेरियल की हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो 799 रुपीज़ में सिर्फ ज्वाइन करके कंप्लीट नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। आपको स्पेशल प्लेलिस्ट मिल जाएगी और साथ ही साथ जितने भी वीडियोज होंगे उनके PDF नोट्स भी मिल जाएंगे। और जो लोग सिर्फ बिहार APO मेंस में जो पेपर नंबर 7 है माइनर एड, जिसके अंतर्गत 6 8 से प्रश्नों को पूछा जाएगा, उसमें अधिकतर लोगों को दिक्कत होती है, तो उनके लिए भी बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। सिर्फ 159 रुपीज़ में जो ऑप्शन दिया गया है सिल्वर स्पेशल प्लान को ज्वाइन करके वो लोग सिर्फ 159 में बिहार APO का जो मेंस के अंतर्गत जो पेपर आएगा, पेपर नंबर 7 माइनर एक्ट्स, जिसमें 6 एक्ट दिए गए हैं, उनके सभी नोट्स आपको 159 में मिल जाएंगे। उनको ज्वाइन करके आप लोग बेनिफिट्स को ले सकते हैं। और जो लोग सिर्फ बिहार APO मेंस से रिलेटेड वीडियोज़ को ही फॉलो करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आपको प्लेलिस्ट पर जाना है और आपको यहाँ पर बिहार APO मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम कंप्लीट मटेरियल की प्लेलिस्ट मिलेगी। तो जैसे ही आप प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो उस साइट में आपके सामने बिहार APO मेंस एग्जाम से रिलेटेड सभी वीडियोज़ की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, जिनको आप 1 बाय 1 कर फॉलो करके वीडियोज़ को देख सकते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नए वीडियोज़ की अपडेट पाने के लिए जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग चैनल पर नए आए हैं, तो वो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पास में बेल आइकन आएगा इसको प्रेस करके और जो ऑल नोटिफिकेशन आएगा इसको क्लिक कर लें, ताकि आप लोगों को आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जानकारी समय पर मिलती रहे और आप लोग अपडेट रहें। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।